जी, इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है सिस्टम कॉल से रेलिवेंट हमारे पास टॉपिक है कि आपने डिफरेंट किस्म की जो कमांड्स प्रेस करनी है ना इसके अंदर असम्बली के अंदर, वो आपने कैसे लिखना है। पहले नंबर पे सिस्टम कॉल है। सिस्टम कॉल के बारे में वो ये कहता है कि ये आपके पास ऐसी एपीआई होती हैं जो कि यूज़र के दरमियान और कर्नल के दरमियान एज अ इंटरफेस का काम करती हैं, उनको आप सिस्टम कॉल का नाम देते हैं। दो किस्म की सिस्टम कॉल होती हैं, सिस्टम राइट और सिस्टम एग्जिट होता है। सिस्टम राइट जो है वो आपके पास स्क्रीन के ऊपर कुछ लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, और सिस्टम एग्जिट जो होता है वो आपके पास प्रोग्राम से एग्जिट होने के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। लिनक्स के अंदर सिस्टम कॉल की अगर हम बात करें तो लिनक्स की बहुत सारी सिस्टम कॉल जो है वो असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो है वो फेमिलियरिटी रखती हैं। कहता है यू कैन मेक यूज ऑफ लिनक्स सिस्टम कॉल इनटू योर असेंबली प्रोग्राम, कि आप लिनक्स वाली जो सिस्टम कॉल है उनको आप असेंबली के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। You need to take the following step for using Linux system call in your program. Put the system call number in a EX accumulator extended accumulator register 32 bit, यानी कि आपको 32 बिट रजिस्टर के अंदर उस सिस्टम कॉल का नंबर रखना पड़ेगा। स्टोर द आर्गुमेंट टू द सिस्टम कॉल इन अ रजिस्टर EBX ECX ETC वगैरह वगैरह। मतलब BX और CX रजिस्टर के अंदर आपने उसके जो आर्गुमेंट्स वगैरह होंगे उनको स्टोर करवाना है, और उसके रेलिवेंट जो इंटरप्ट होगी आपने उसको कॉल कर लेना है, और उसका जो रिजल्ट होगा वो दोबारा से फिर आपके पास जो है वो एकम्युलेटर रजिस्टर के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वो बात करता है कि आपके पास 6 रजिस्टर जो हैं वो आपके पास सिस्टम कॉल के जो आर्गुमेंट्स होते हैं ना उनको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसमें BX CX DX SI DI और BP हैं। बेस रजिस्टर, काउंटर रजिस्टर, डेस्टिनेशन रजिस्टर, सोर्स इंडेक्स रजिस्टर, डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर और बेस पॉइंटर रजिस्टर, ये सारे आपके पास इस्तेमाल किए जाते हैं इसके लिए। फिर वो आगे बात कर रहा है कि ये रजिस्टर्स आपके पास जो है वो कंजेक्टिव आर्गूमेंट्स को ही लेते रहते हैं। स्टार्टिंग जो है वो आपको उसने BX से करना होता है। अगर कोई आर्गूमेंट आपके पास इन 6 रजिस्टर से बाहर हो जाता है तो जो फर्स्ट वाला आर्गूमेंट होगा ना वो आपके पास EBX के अंदर जो है वो स्टोर करवा दिया जाता है। फिर फॉर एग्जांपल वो ये कहता है कि ये आपके पास सिस्टम एग्जिट की जो कॉल है ना उसको आप कैसे लिखेंगे, तो वो है आपके पास मूव EAX, 1, ये आपके पास सिस्टम एग्जिट की कॉल का नंबर है। मूव EAX 1 जब आप करेंगे तो इसका मतलब ये है आप सिस्टम से बाहर निकल रहे हैं, और इंट 0x80 जो है ये आपने कर्नल को कॉल आउट कर दिया इस कमांड के थ्रू। नेक्स्ट वो ये कहता है कि द फॉलोइंग कोड्स ने शोज द यूज ऑफ सिस्टम कॉल सिस्टम राइट। अगर आपने राइट की कॉल लिखनी है तो वो कैसे करेंगे, मूव EDX4, ये आपने अपने मैसेज की लेंथ बताई है कि आपका मैसेज जो है वो कितनी बाइट्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होगा। 4 बाइट आपने इसकी लेंथ जो है वो बताई है इसके अंदर। अब इसमें ये बात कर रहा है कि ये आपके पास ना सिस्टम राइट के लिए आपके पास जो है उसने कमांड रिप्रेजेंट की हुई है कि आप इसको कैसे सिस्टम राइट की जो कमांड वगैरह वो आप लिख सकती हैं। अब पहले नंबर पे ये जो इसने बयान किया है ना आपके पास ये मूव EDX जो इसने यहाँ पर आपको बयान किया है, ये वाली जो चीज़ आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पर, ये जो चीज़ है ये बेसिकली तौर पे आपके पास जो है वो आपके मैसेज की इसमें लेंथ शो की हुई है कि आपके मैसेज की यहाँ पे लेंथ जो है वो क्या होगी। ये जो चीज़ शो कर रहा है मूव EDX4 मैसेज लेंथ बता रहा है। फिर वो कह रहा है मूव ECX मैसेज। अब बेसिकली तौर पे ये जो आपने मैसेज लिखना है ना वो आपका CX रजिस्टर जो है उसके अंदर जो है वो शिफ्ट आउट होगा। तो इसके साथ इसने ये आपके पास साथ साथ वो आपको वर्किंग भी बताता जा रहा है कि क्या है, कमेंट्स इसके साथ लिखा हुआ है तो सेमी कॉलम लगा के आप इसका कमेंट जो है वो साथ ही दे सकते हैं। तो मैसेज टू राइट है यानी कि जो मैसेज आपने लिखना होगा मूव EBX1, इस कमांड का मतलब ये होगा कि ये आपके पास फाइल डिस्क्रिप्टर है। फाइल डिस्क्रिप्टर का मतलब ये है
कि stdio out यानी कि इस फाइल में आपके पास आउट करना है, यानी कि जो चीज आपने लिखनी है वो चीज आपके पास इसने शो आउट करवानी है। और मूव ex4 यानी कि ये आपने अब सिस्टम कॉल आउट की है राइट करने के लिए, कि आपने राइट करने के लिए उसका नंबर जो है वो कॉल आउट कर दिया है। और लास्ट के अंदर इंट 0 मल्टीप्लाई बाय 80 ये आपने कर्नल की कॉल की है। तो ये आपके पास है कि आपने सिस्टम राइट की अगर कॉल लिखनी है तो वो आप किस तरीके के साथ जो है वो अपने असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को जो है वो यूज कर सकते हैं। ये उसने बताया है ऑल द सिस्टम कॉल आर लिस्टेड इन दिस फोल्डर टुगेदर विद देयर नंबर, value to put ex before you call interrupt 0, the value to put ex before you call in int 080, क्या आप उसको 080h कॉल करने से पहले आप उसकी जो नंबर है उसको ex रजिस्टर के अंदर लाजमी आपने पुट आउट करना होता है। ठीक होगी बात। इसके बाद आपके पास ना मोड ऑफ एड्रेसिंग आती है। मोड ऑफ एड्रेसिंग से मुराद है कि आप कितनी तरीके से जो है वो अपनी मेमोरी की इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 से बल्कि 3 किस्म के मोड जो है वो आपके पास अवेलेबल होते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर। हम वो बात ही कर रहे हैं कि मोस्ट असेंबली लैंग्वेजेस इंस्ट्रक्शन रिक्वायर ऑपरेंड टू बी प्रोसेस्ड and operand address provide the location where the data to be processed is stored। क्या अब आपको बेसिकली तौर पे जो ऑपरेंड जो होगा वो आपको उस लोकेशन के बारे में बताएगा कि कहाँ पे जो है वो आपका एड्रेस जाकर स्टोर होना होता है। कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके पास ऐसी होती हैं जिनको ऑपरेंड जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता, और कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी होती हैं जिनको 1, 2 या 3 ऑपरेंड की जो है वो जरूरत पड़ती है। ऑपरेंड से मुराद होता है जिस तरह आप आम सी लैंग्वेज के अंदर लिखती हैं इंट ए बी सी, जो आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं उसको आप अपने ऑपरेंड्स का नाम देते हैं, और जो प्लस माइनस डिवाइड वगैरह लिखते हैं वो आपके ऑपरेटर कहलाते हैं। तो यहाँ पर वो बात कर रहा है कि कुछ के अंदर आपको ऑपरेंड जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होते और कुछ के अंदर आपको जो ऑपरेंड वो बहुत सारे रिक्वायर्ड होते हैं। जिस तरीके से आप लिखते हैं मूव ए एक्स बी एक्स, तो इसके अंदर आपके पास कोई भी ऑपरेंड इस्तेमाल नहीं हो रहा, सिंपल आप रजिस्टर्स को मूव कर रहे होते हैं। तो ये बात वो यहाँ पर कर रहा है। कहता है कि जब व्हेन एन इंस्ट्रक्शन रिक्वायर 2 ऑपरेंड, जब आप 2 ऑपरेंड के साथ कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो फर्स्ट ऑपरेंड जो होता है वो आपकी डेस्टिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। जो फर्स्ट वाला ऑपरेंड होता है वो बेसिकली तौर पे आपकी डेस्टिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो कि आपके पास किसी रजिस्टर या मेमोरी की लोकेशन होती है। और सेकंड ऑपरेटर जो होता है, सेकंड ऑपरेंड जो होता है वो आपका बेसिकली तौर पे सोर्स होता है, जहां जो भी उसने लोकेशन वगैरह जो है वो सेव करवाती है। सोर्स कंटेन आइदर द डाटा टू बी डिलीवर्ड और द एड्रेस ऑफ द डाटा। मतलब यह है कि सोर्स में या तो आपके पास डाटा मौजूद होगा, या तो वो डाटा होगा, या वो आपके पास एड्रेस होगा उस डाटा का जो कि आपने अपना कैलकुलेशन वगैरह जिसके ऊपर आपने परफॉर्म आउट करवानी होगी। अगर तो वो डायरेक्टली आप डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो आप इमीडिएट एड्रेसिंग इस्तेमाल करेंगे, अभी आगे आ रही है तो इसमें आपको फिर तफसीलन बताता हूँ। जनरली द सोर्स डाटा रिमेन अनअल्टर्ड आफ्टर द ऑपरेशन, यानी कि सोर्स डाटा होता है जो वो आपका वो चेंज वगैरह नहीं होता। तो यहाँ पर वो बात ये कर रहा है मोड ऑफ एड्रेसिंग के अंदर कि आपके पास 2 ऑपरेंड इस्तेमाल हो रहे होंगे, तो उनमें पहला ऑपरेंड जो होता है वो आपके पास डेस्टिनेशन को रिप्रेजेंट करता है और दूसरे वाला जो ऑपरेंड है वो आपके पास सोर्स को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। 3 बेसिक मेथड होते हैं आपके पास एड्रेसिंग के। रजिस्टर एड्रेसिंग होता है, इमीडिएट एड्रेसिंग होता है और मेमोरी एड्रेसिंग। जो ये 3 किस्म के एड्रेसिंग मोड आप समझ लें कि आपके पास इस्तेमाल होते हैं। इसमें सबसे पहला जो मोड आता है वो आपके पास है रजिस्टर एड्रेसिंग। रजिस्टर एड्रेसिंग आपके पास ऐसा मोड है जिसके अंदर आपका ऑपरेंड जो है वो रजिस्टर होता है। A register contain the operand. Depending upon the instruction, the register may be a first operand, the second operand or both. मतलब ये है कि ये आपकी इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है, जिसके अंदर आपका फर्स्ट ऑपरेंड जो है वो भी रजिस्टर हो सकता है, सेकेंड ऑपरेंड जो है वो भी रजिस्टर हो सकता है, या दोनों ऑपरेंड जो है वो आपके रजिस्टर हो सकते हैं। ये आपकी एड्रेसिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी एड्रेसिंग जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पहली एग्जांपल को मद्देनजर रखें
तो पहली एग्जांपल को अगर आप देखें, यहाँ पर आपको दिया हुआ उसने मूव dx टैक्स रेट, तो ये फॉरेन टैक्स रेट आपके पास एक वेरिएबल है। तो यहाँ पर ये जो बेसिकली तौर पे आपको dx जो नजर आ रहा है, ये वाला dx जो नजर आ रहा है, ये आपका फर्स्ट ऑपरेंड रजिस्टर हो गया। दूसरे में वो कहता है मूव काउंट cx, तो इस केस के अंदर आपका रजिस्टर जो है वो सेकंड वाला, सेकंड ऑपरेंड जो है वो आपका रजिस्टर है। और थर्ड वाला केस जो है मूव ebx कि bx रजिस्टर की वैल्यू ax रजिस्टर के अंदर मूव कर दो। तो यहाँ पर आपके पास दोनों के दोनों रजिस्टर जो है वो एज अ ऑपरेंड काम कर रहे होते हैं। अब दूसरी बात वो ये करता है कि ये जो रजिस्टर्स के दरमियान आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं ना, तो इसमें आपके पास किसी मेमोरी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती कि कहीं पे किसी एड्रेस के ऊपर आपने मूव करना या कहीं से कोई डाटा वगैरह उठा के लेके आना। इसलिए जो रजिस्टर्स के दरमियान में आपके पास कैलकुलेशन वगैरह या जो भी आपके पास प्रोसेसिंग होती है ना, वो काफ़ी फास्ट प्रोसेसिंग जो है वो कंसिडर की जाती है कि रजिस्टर्स के दरमियान जो प्रोसेसिंग होती है वो आपके पास काफ़ी फास्ट प्रोसेसिंग जो है वो कंसीडर आउट की जाती है। जी, रजिस्टर एड्रेसिंग के बाद आपके पास आता है जी इमीडिएट एड्रेसिंग। इमीडिएट एड्रेसिंग के बारे में वो ये बात करता है आपके पास कि इमीडिएट एड्रेसिंग से मुराद एन इमीडिएट ऑपरेंड हैज अ कांस्टेंट वैल्यू और एन एक्सप्रेशन। When an instruction with two operand uses immediate addressing, the first operand may be a register or memory location and the second operand is an immediate constant. The first operand defines the length of the data. इससे मुराद ये होता है कि इमीडिएट एड्रेसिंग से मुराद वो ये कर रहा है कि इमीडिएट एड्रेसिंग आपके पास ऐसी एड्रेसिंग होती है जहां पर आप, जब आपके पास दो ऑपरेंड इस्तेमाल किए जाते हैं तो वहां पर आपके पास पहले वाला ऑपरेंड जो है या तो वो आपके पास रजिस्टर होगा या वो आपके पास मेमोरी लोकेशन होगा, और सेकंड वाला जो ऑपरेंड है वो आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। और वो ये कांस्टेंट वैल्यू जो है ना वो बेसिकली तौर पे फर्स्ट ऑपरेंड डिफाइन द लेंथ ऑफ द डाटा। तो उसके अंदर वो बेसिक तौर पे जो फर्स्ट ऑपरेंड होगा ना वो आपके पास उसकी लेंथ को डिफाइन कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल, जिस तरीके से आपके पास पहले वाली एग्जांपल है बाइट वैल्यू DB 150, तो इसमें आपके पास आपकी बाइट की वैल्यू को डिफाइन किया गया है। और दूसरी वाली के अंदर है जी वर्ड वैल्यू DW डाटा वर्ड 300। तो अब यहां पर आपके पास वर्ल्ड का साइज जो है वो डिफाइन कर दिया गया है। थर्ड वाली एग्जांपल के अंदर लिखा हुआ ऐड बाइट वैल्यू 65। तो इसका क्या मतलब है, एन इमीडिएट ऑपरेंड 65 जो है उसको आपने बाइट वैल्यू के अंदर जो है वो आपने ऐड कर देना है, जो आपने फर्स्ट वाली के अंदर एग्जांपल अपनी इंट्रोड्यूस करवाई थी इसके अंदर आपने 65 को ऐड करवा देना है। और अगर चौथी वाली एग्जांपल देखें तो इसमें लिखा हुआ मूव AX 45H। तो इसका क्या मतलब है कि 45H जो कांस्टेंट है इसको आपने ट्रांसफर कर देना है AX के अंदर। तो ये जो मोड होता है जिसके अंदर आपके पास एक ऑपरेंड इस्तेमाल हो रहा होता है और दूसरा जो है वो आपके पास कांस्टेंट इस्तेमाल हो रहा होता है, इस चीज को आप इमीडिएट एड्रेसिंग का नाम देते हैं। नेक्स्ट आपके पास इस्तेमाल होता है जी डायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग। अपने नाम से जाहिर है, जहां पर आपने अपनी मेमोरी को एक्सेस करना होता है डायरेक्टली तौर पे, वो आपके पास डायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग कहलाता है। इसके अंदर वो बात करता है कि व्हेन ऑपरेंड आर स्पेसिफाई इन अ मेमोरी एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एक्सेस टू द मेन मेमोरी यूजुअली टू द डाटा सेगमेंट इज रिक्वायर्ड। दिस way of addressing result in a slower processing of data। मतलब ये है कि डायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग के अंदर आप एक तो अपनी मेमोरी को पॉइंट आउट करते हैं और मेमोरी के अंदर फिर आप अपने जो डाटा वगैरह होता है उस डाटा को पिकअप करते हैं। तो डाटा को पिकअप करने की वजह से आपके पास डायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग की जो स्पीड है ना वो काफी ज्यादा स्लो हो जाती है। और इसके अंदर आपको डाटा सेगमेंट रजिस्टर की भी जरूरत पड़ती है। डाटा सेगमेंट रजिस्टर की जरूरत आपको इसलिए पड़ती है क्योंकि आपने मेमोरी जो डाटा होता है उस डाटा की लोकेशन को आपने मेमोरी के अंदर फाइंड आउट करना है। तो जब आपने मेमोरी के अंदर फाइंड आउट करना होगा तो आपको स्टार्ट सेगमेंट की जो है वो जरूरत
लाजमी पड़ती है। तो फिर उसके लिए आप क्या काम करते हैं, DS रजिस्टर जो होता है उसके साथ आप ऑफसेट वैल्यू को ऐड करते हैं। वो जो आपके पास ऑफसेट वैल्यू होती है, उस ऑफसेट वैल्यू को आप अपने इफेक्टिव एड्रेस का नाम देते हैं। नेक्स्ट वो इसके अंदर ये बात करता है कि जो आपके पास डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है ना, इसके अंदर जो आपने अपनी ऑफसेट वैल्यू स्पेसिफाई की होती हैं, वो आपके पास आपकी जो इंस्ट्रक्शन होती हैं उस इंस्ट्रक्शन का हिस्सा होती हैं। और ये आप ज्यादातर जो है वो आप इसको अपने वेरिएबल नेम के साथ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। असम्बलर जो है ना वो आपके पास ऑफसेट वैल्यू को कैलकुलेट करता है और उसके अगेंस्ट जो है वो एक सिंपल टेबल जो है वो मेंटेन रखता है, और जब भी उसको किसी ऑफसेट वैल्यू की जरूरत पड़ती है वो उस सिंबल टेबल में से जाकर उठा लेता है, और जो वो वैल्यू ऑफसेट वैल्यू कैलकुलेट करता है ना, उस कैलकुलेटेड वैल्यू को वो उस सिंबल टेबल के अंदर स्टोर कर देता है। जितने भी उसके प्रोग्राम के अंदर वैल्यू इस्तेमाल हो रही होती हैं, उनके ऑफसेट वैल्यूज जो उसने फाइंड आउट की होती हैं, वो उन वैल्यू को उस ऑफसेट जो सिंबल टेबल उसने बनाया होता है उस सिंबल टेबल के अंदर जाकर स्टोर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उसने एक एग्जाम्पल दी हुई है, अगर आप इसको एग्जाम्पल को देखें, एड बाइट वैल्यू DL। अब यहाँ पर वही कह रहा है ऐड द रजिस्टर्स इन अ मेमोरी लोकेशन। अब ये बाइट वैल्यू की कोई ना कोई एक लोकेशन पड़ी होगी, तो DL रजिस्टर की जो वैल्यू है वो आपने बाइट वैल्यू के ऊपर जाकर ऐड कर देनी है। और दूसरी वाली एग्जांपल में लिखें मूव वर्ड वैल्यू BX, के वर्ड वैल्यू को आपने BX के अंदर मूव कर दें कि ये मेमोरी में वैल्यू पड़ी हुई है, इस मेमोरी में से आपने कोई ना कोई वैल्यू उठानी है और उसको रजिस्टर के अंदर जाकर आपने मूव आउट कर देना है। तो ये बेसिकली तौर पे आपके पास डायरेक्ट एड्रेसिंग जो है वो इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट वो बात करता है डायरेक्ट ऑफसेट एड्रेसिंग क्या चीज होती है। अब इसमें वो ये बात करता है कि दिस एड्रेसिंग मोड यूज द अर्थमेटिक ऑपरेटर टू मॉडिफाई एन एड्रेस। यहां पर अब आपने अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का सहारा लेना होगा अपने एड्रेस को मॉडिफाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अब ये जो चीज है ना आपके पास बाइट टेबल DB 14, 15, 22, 45, ये आपके पास बेसिकली तौर पे आपके टेबल्स को डिफाइन कर रही है, टेबल ऑफ डाटा को डिफाइन कर रही है, यूं समझ लें एक एरे को डिफाइन करवा रही है ये। और ये वर्ल्ड टेबल DW को 134, 345, 64 ये टेबल ऑफ वर्ड्स है, और ये वाला टेबल ऑफ बाइट्स जो है इसको डिफाइन आउट करवा रही है। फॉर एग्जाम्पल, ये जिस तरीके से अब इसने यहाँ पर ये डिफाइन करवाया था ना बाइट टेबल 14, 15, 22 और 45, अब अगली एग्जाम्पल के अंदर वो क्या कहता है, मूव CL बाइट टेबल 2। इसका मतलब ये होता है कि ये जो बाइट टेबल का थर्ड एलिमेंट है ना, ये सेकंड लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट एरे का ये थर्ड इंडेक्स बनता है, उसको मूव कर दे CL के अंदर, मतलब ये गेट कर रहा है। इसी तरीके से मूव CL बाइट टेबल +2, तो इसका मतलब भी यही है कि वो थर्ड एलिमेंट को गेट कर रहा है, बाइट टेबल प्लस उसके अंदर 2 वैल्यू इंक्रीमेंट करना है, तो ये बेसिकली तौर पे उसके एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा है। इसी तरीके से मूव CX वर्ड टेबल 3, तो यहां पर ये उसका फोर्थ एलिमेंट जो है वो गेट आउट कर रहा है, और मूव CX वर्ड टेबल +3, तो ये भी उसका फोर्थ एलिमेंट जो है वो गेट आउट कर रहा है। तो ये एक किस्म का आपके पास एरे का काम कर रहा होता है। नेक्स्ट आपके पास आता है जी इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग। इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग के बारे में वो ये बात करता है कि दिस एड्रेसिंग मोड यूटिलाइज द कंप्यूटर एबिलिटी ऑफ सेगमेंट्स ऑफसेट एड्रेसिंग, generally the base register and the indirect and index register coded within a square brackets for the memory reference are used for this purpose। अब इसमें बात वो ये कर रहा है कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के अंदर आपके पास आपके जो सेगमेंट्स हैं ना कंप्यूटर के अंदर, जो आपके पास सेगमेंट मेमोरी होती है उसको इस्तेमाल किया जाता है, और इसके लिए आपके पास आपके जनरली जो बेस रजिस्टर होते हैं वो, और उसके साथ इंडेक्स रजिस्टर जो है जिनको आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, इन दोनों को मिला के आप इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब वो बात क्या कर रहा है इसके अंदर, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग इज जनरली यूज्ड फॉर द वेरिएबल कंटेनिंग सेवरल एलिमेंट लाइक एरे,
स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द एरे स्टोर्ड इन से द EBX रजिस्टर। अब मतलब ये है कि इंडायरेक्ट एड्रेसिंग जो है वो आपके पास ऐसे वेरिएबल्स के लिए इस्तेमाल की जाएगी जहां पर आपने एरेज को इस्तेमाल करना होता है, तो वहां पे आप पहला जो वैल्यू होगी वो उसको आप EBX रजिस्टर के अंदर स्टोर करवा देते हैं। किस तरीके के साथ, एक एग्जांपल आगे आ रही है, उससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। आप देखें जिस तरीके से वो ये कर रहा है, माई टेबल टाइम्स 10 DW0, इसका मतलब ये है एलोकेट 10 वर्ड, और हर वर्ड जो है वो 2 बाइट का होगा, ईच इनिशियलाइज टू द 0, मतलब माई टेबल टाइम 10, यानी कि ये उसने 10 वर्ड जो है वो माई टेबल को एलोकेट किए हैं, जो कि स्टार्ट जो है वो आपके पास 0 से होगा। फिर उसने क्या काम किया इसके अंदर, मूव EBX, ये अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया माई टेबल, तो जब भी आपके पास कोई भी चीज ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी उसका मतलब होता है वो उसके इफेक्टिव एड्रेस को शो कर रहा है। अब आपने इस एड्रेस पे जाना है, माई टेबल के एड्रेस के ऊपर जाना है, और वहां से वो वैल्यू जो है वो पिक आउट करनी है आपने। इसी तरीके से नेक्स्ट के अंदर वो ये बात कर रहा है, मूव EBX 110। अब आपने ये EBX के इंडेक्स के ऊपर जाना है कि EBX का इंडेक्स क्या है, तो वो ये बता रहा है EBX जो है आपके पास माई टेबल का 0 इंडेक्स होगा। बेसिकली तौर पे ये EBX का 0 इंडेक्स होगा, क्योंकि आपने एक एरे डिक्लेयर कर दी है ना, तो इस एक एरे के डिक्लेयर करने की वजह से ये इसके 0 इंडेक्स को उठाएगा और उस 0 इंडेक्स के ऊपर जो है 110 को मूव कर देगा। फिर वो कहता है ऐड EBX 2, इसका मतलब ये है कि ये जो आपका बेस रजिस्टर है इसके अंदर उसने 2 इंक्रीज करना है, मतलब ये उसके साइज में 2 इंक्रीज करना है, उसने 2 ऐड नहीं करना। मूव EBX 2, जो आपका EBX रजिस्टर है प्लस, यानी कि ये 2 वैल्यू जो है, ये 2 जो है इसको आप EBX रजिस्टर के अंदर ऐड कर देंगे। EBX रजिस्टर में इस वक्त जो भी वैल्यू पड़ी होगी उसके अंदर आपने 2 जो है वो ऐड कर देना है। और मूव EBX 1 2 3 के 1 2 3 को आप EBX के अंदर ऐड कर दें, तो ये अब EBX का अगला जो इंडेक्स होगा, मतलब 1 जो इंडेक्स होगा उस इंडेक्स के अंदर इस वैल्यू को मूव आउट करेगा। तो ये एग्जांपल आपके पास इनडायरेक्ट एड्रेसिंग को स्पेसिफाई कर रही है। नेक्स्ट आपके पास आता है एलोकेटिंग स्टोरेज स्पेस फॉर इनिशियलाइज्ड डाटा, कि जब आपने किसी भी डाटा को इनिशियलाइज करवाना है उसके लिए आपने स्टोरेज स्पेस कैसे एलोकेट करनी होगी। तो वो कहता है जी नाज़म प्रोवाइड वेरियस डिफाइंड डायरेक्टरी फॉर रिजर्विंग स्टोरेज स्पेस फॉर वेरिएबल। अब नाज़म जो है वो आपके पास डिफरेंट किस्म की डायरेक्टरीज जो है वो आपको प्रोवाइड करता है ताकि आप वेरिएबल्स की वैल्यू जो है उसके अंदर स्टोर कर सकें। द डिफाइन assembler डायरेक्टिव इज यूज्ड फॉर एलोकेशन ऑफ द स्टोरेज स्पेस। इसके अंदर जो डिफाइंड डायरेक्टरी है आप उसको इस्तेमाल करेंगे स्टोरेज स्पेस के लिए। इट कैन बी यूज्ड टू रिजर्व एज वेल एज इनिशियलाइज 1 और मोर बाइट। तो ये आपके पास वैल्यूज को रिजर्व भी कर सकती है, यूज टू रिजर्व, और उसके साथ साथ इन वैल्यूज को इनिशियलाइज करवाने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंटैक्स आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है, स्टार्ट के अंदर आपने अपने वेरिएबल का नेम लिखना है, उसके बाद आपके पास डिफाइंड डायरेक्टरी आ गई, आपकी इनिशियल वैल्यू आ गई, और अगर आप इसको एज अरे की फॉर्म में देना चाहते हैं तो फिर आप इसको ब्रैकेट्स की फॉर्म के अंदर लेके चलेंगे। अब यहाँ पर ये जो वेरिएबल नेम है ये आपके पास बेसिकली तौर पे आपका आइडेंटिफायर होगा, वेरिएबल जो होगा उसको आपने इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे जितने भी आप अपने वेरिएबल्स इस्तेमाल करेंगे आपका असेंबलर जो है वो हर एक को जो है वो ऑफसेट वैल्यू जो है वो असाइन करता जाएगा। यहाँ पर 5 किस्म की आपके पास जो है वो डिफाइंड डायरेक्टिव्स जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। DB है, DW है, DD है, DQ है और DT जो है ये इस्तेमाल की जाती है। DB जो है वो डिफाइंड बाइट के लिए इस्तेमाल होगी, तो इसने 1 बाइट मेमोरी में जगह लेनी होगी। DW जो है वो डिफाइंड वर्ड के लिए इस्तेमाल होती है, तो ये 2 बाइट्स को मेमोरी में जगह ले लेगा। DD जो है वो डिफाइंड डबल वर्ड के लिए इस्तेमाल होगा, मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स को ऑक्यूपाई करेगा। और DQ जो है वो डिफाइन क्वाड वर्ड के लिए इस्तेमाल होता है, ये मेमोरी के अंदर जो है वो 8 बाइट जो है उसको लेगा। और DT जो है ये डिफाइन 10 बाइट के लिए इस्तेमाल होता है, ये मेमोरी के अंदर आपके पास जो है वो 10 बाइट को ऑक्यूपाई करेगा।
यहाँ पे बात समझ आ गई? जी सर। ये फॉर एग्जांपल उसने आपके पास यहाँ पर एग्जांपल भी दी हुई है कि डीबी जो है ये चॉइस के लिए इस्तेमाल किया उसने, वाई नो यस और नो के लिए वाई उसने इस्तेमाल कर लिया। फिर अगर नंबर के लिए आप लिखेंगे तो DW1234, नेगेटिव नंबर के लिए लिखना है तो देन आपने फिर वर्ड इस्तेमाल किया 1234। बिग नंबर इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आपने DQ इस्तेमाल कर लिया हुआ। अगर आप रियल नंबर इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके लिए उसने DD का इस्तेमाल लिया है। और अगर आप दोबारा से फिर रियल नंबर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अगेन उसने DQ का इसके अंदर सहारा लिया हुआ है आपके पास।